ओके, सो हमने अभी देखा कि रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम जरूरी नहीं कि एक ही इंटरफेस पर कैलकुलेट कर सके। हम ये देखते हैं कि दो सरफेस हो या दो से ज्यादा भी सरफेसेस हो, दो से ज्यादा इंटरफेसेस हो तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सो हम इसको जनरलाइज करते हैं कि अगर मेरे पास एक या नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, कम से कम n रिफ्रैक्टिव इंटरफेसेस हो, तो n इंटरफेसेस पे मैं किस तरह से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट करूंगा, इसे हम समझने की कोशिश करते हैं। सो लेट अस से कि कुछ इस तरह से मीडियम है, दिस इज, ये एक इंटरफेस है, इसको हम लेट से XY नाम दे देते हैं। इसके ऊपर मीडियम N1 है, इसके नीचे मीडियम लेट से N2 है। उसके बाद थोड़ा सा नीचे है तो एक और इंटरफेस है जिसको हम लेट से X1 Y1 नाम दे देते हैं। इसके नीचे लेट से N3 है। तो कैसा है, N1 ऊपर, N2 नीचे और N3 उसके नीचे। अब हम मानते हैं कि इसके नीचे एक और लेयर है। एक और लेयर कैसी, कुछ ऐसी, समथिंग लाइक दिस। इस लेयर को क्या नाम दे, X2 Y2। ये एक इंटरफेस है, अल्टीमेटली दिस इज एन इंटरफेस ओनली। इस इंटरफेस पे X2 Y2 पे ऊपर मीडियम कौन सा है, N3। नीचे क्या होगा, नीचे हम मान लेते हैं N4 है। तो अब N1 N2 N3 N4 चार अलग मीडियम आ चुके हैं, लेकिन हम ऐसा भी रुकेंगे नहीं। अब हम और मीडियम मानेंगे, इस 4 के नीचे और मीडियम मानते हैं। तो इससे यहां से चलते 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 मैंने बहुत सारे मीडियम अज्यूम करता गया और फाइनली एक रे आई XN YN, एक इंटरफेस आया XN YN। N मतलब कोई भी नंबर, कोई भी नंबर। N कैसा हो सकता है, N जैसे 6 हो गया। N 6 हो गया मतलब इंटरफेस कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे इंटरफेस हो जाएंगे। ठीक है, कैलकुलेट कर सकते हैं। दिस इज XN, जैसे यहां से कैलकुलेट किया तो X1 X2 अप टू XN, तो दिस इज N इंटरफेसेस और एक ही एक्स्ट्रा वाला ऊपर जो हमने लिया, तो टोटल N+1 इंटरफेसेस दिखेंगे हमें यहाँ पे। सो N+1 इंटरफेस मतलब N+1 मीडियम। जैसे एक इंटरफेस पे 2 मीडियम थे, अब यहां से आपने देखा कि ये N1 है, ये N2 है, किसके ऊपर, Y1 के ऊपर N2 है, उसी तरह से Y2 के ऊपर क्या है, N3। तो ऐसा चलते 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 XN तक जाएगा ये। नाउ हम मान लेते हैं कि ये मीडियम N, इसको N नहीं लेते, इसको कुछ और लेते हैं, थोड़ा सा सिंप्लीफाई हो जाएगा, X10 and Y10। लेट अस से दिस इज 10th लेयर आ गई। ठीक है, 10th या फिर P मान लेते हैं, थोड़ा और सिंपल हो जाएगा। P नंबर की लेयर आ गई। तो इसका मतलब इस लेयर के जस्ट ऊपर कौन सा मीडियम होगा, इस लेयर के जस्ट ऊपर मीडियम होगा NP+1 और इस लेयर के जस्ट नीचे होगा NP+2। तो ऐसे कितने मीडियम हो गए, N1 से लेके NP+2 तक मीडियम्स हमारे पास हो गए। अगर मुझे कैलकुलेट करना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ P+2 मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, तो कैसे कैलकुलेट करूंगा। हम ये देख सकते हैं कि अल्टीमेटली दिस मीडियम विल बी इक्वल्स टू N of P+2 डिवाइडेड बाय N of 1, ऐसा कुछ, N of P+2 अपॉन N of 1। नाउ अगर हम इस चीज को एनालाइज करें और देखें वो जो हमने ग्लास और वाटर के इंटरफेस पे देखा था, एयर, ग्लास और वाटर के इंटरफेस पे, सेम चीज यहां पे भी एप्लीकेबल होगी और फाइनली यू विल फाइंड कि N of P+2 with respect to 1 will be equals to N of 2 with respect to 1 into N of 3 with respect to 2 into N of 4 with respect to 3 into dot 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 up to N of P+2 with respect to
P+1। क्यों ऐसा? क्योंकि लाइट रे सबसे पहले N1 से आ रही है, N2 के अंदर जा रही है, फिर N2 के अंदर जाके फिर से रिफ्रैक्ट हो रही है, फिर रिफ्रैक्ट होके N3 में आ रही है, N3 में रिफ्रैक्ट होके N4 में जा रही है, और फाइनली फिर सभी मीडियम से पास होते 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 P+2 से बाहर निकल जाती। सो इसीलिए हमने जो सबसे पहला इंसिडेंस रे था और जो सबसे आखिरी रिफ्रैक्टेड रे था उसके रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट करने की कोशिश की, एंड वी कैन कैलकुलेट इट बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला कि ऐसा अगर 5-6 मीडियम एक साथ लगे हों तो आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट करने के लिए क्या करना है, सभी मीडियम के रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मल्टीप्लाई कर दीजिए। सो यू विल गेट दिस फॉर्मूला, this one. You can note this. Okay. So हमने ये देखा अभी तक कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, बहुत डीप में अच्छे से समझ लिया, सारे कॉन्सेप्ट समझ लिए। अब मुझे नहीं लगता कि हम कंफ्यूज होंगे कहीं पे। ओके, सो ऐसा कॉन्फिडेंस शायद आप भी फील कर रहे हैं। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ लिया, रिफ्रैक्शन पढ़ लिया, लेकिन रिफ्रैक्शन हो क्यों रहा है ये हमने अभी तक नहीं सोचा, या शायद हमने थोड़ा सा डिस्कस किया था। तो सबसे पहले हम ये समझने की कोशिश करते हैं, ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर रिफ्रैक्शन हो क्यों रहा है, ऐसी क्या वजह है कि रिफ्रैक्शन हो रहा है, होना ही क्यों चाहिए, हो ही क्यों रहा है ये रिफ्रैक्शन, इसमें ऐसी क्या खासियत है। तो इस खासियत को समझने की हम कोशिश करते हैं। सो वी विल ट्राई टू राइट कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। तो हम ये जानते हैं कि जब लाइट रे एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में एंटर करती है, तब उस वक्त लाइट की स्पीड में एक चेंज आता है, लाइट की स्पीड एकदम से बदल जाती है, उसमें एक बहुत बड़ा बदलाव आता है। तो ये जो लाइट की स्पीड में चेंज है, यही रीजन है रिफ्रैक्शन के होने का। सो कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन इज वेरी वेरी सिंपल। कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन इज ओनली change in speed of light when traveling from one medium to another medium। लाइट की स्पीड का बदलना विल बी द रीजन फॉर रिफ्रैक्शन। अब बदलना कैसा हो सकता है, लाइट की स्पीड ज्यादा भी हो जाए, कम भी हो जाए। जैसे कि अगर लाइट वाटर से ग्लास में जाती है तो वाटर में कितनी है लाइट की स्पीड, इट इज समथिंग 4/3 मीन्स 2.25 इंटू 10 to the power 8। 2.25 into 10 to the power 8 is the speed of light in water। लेकिन ग्लास में speed of light is 2 into 10 to the power 8। So I will say कि जब लाइट वाटर से ग्लास में जाएगी, वाटर इज अ रेयरर मीडियम, ग्लास इज अ डेंसर मीडियम, ऐसा हमने पढ़ा था। तो जब भी लाइट किसी रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएगी तो वहां पे लाइट की स्पीड में डिक्रीज होगा, लाइट की स्पीड गिरेगी, कम हो जाएगी। और जब भी लाइट किसी डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जाएगी तो लाइट की स्पीड इंक्रीज होगी। इंक्रीज होने का ये मतलब नहीं कि लाइट की स्पीड हमेशा 3 इंटू 10 टू द पावर 8 हो जाएगी, ऐसा नहीं। अगर आपने एक ग्लास और वाटर का इंटरफेस लिया तो ग्लास इज अ डेंसर मीडियम जिसमें लाइट की स्पीड कितनी होती है 2 इंटू 10 टू द पावर 8, और वाटर इज अ रेयरर मीडियम जहां पे लाइट की स्पीड 2.25 इंटू 10 टू द पावर 8। तो हम ये देख सकते हैं कि ग्लास से आने वाली लाइट 2 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर्स पर सेकेंड की स्पीड से आ रही थी,
लेकिन जैसे ही वो वाटर में एंटर करती है वैसे ही उसकी स्पीड 2.25 इंटू 10⁸ हो जाती है। मतलब लाइट की स्पीड 0.25 इंटू 10⁸ मीटर्स पर सेकेंड से इंक्रीज हो जाती है, बढ़ जाती है। सो सिंपली वी कैन से कि चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट व्हेन ट्रेवलिंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम इज द कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। और क्या कह सकते हैं हम, वी कैन से स्पीड ऑफ लाइट increases when traveling from denser to rarer medium and vice versa. Vice versa means opposite, कि जब डेंसर से रेयर में जाएगी तो स्पीड जो है वो बढ़ेगी, जब रेयर से डेंसर में आएगी तो स्पीड घट जाएगी। लेकिन क्या हर बार लाइट की स्पीड सेम क्वांटिटी से घटती है? रिफ्रैक्शन तो होता है, ये हम समझ गए, लेकिन क्या हर बार सेम रिफ्रैक्शन होता है? क्या ऐसा जरूरी है कि लाइट हर बार सेम ही स्पीड से कम हो या उसकी स्पीड अचानक से उतनी ही बढ़े? तो चेंज आने वाला है लाइट की स्पीड में, क्या वो चेंज हर बार सेम होता है? नहीं, लाइट की स्पीड में आने वाला चेंज हर बार सेम नहीं होता। चलिए इसको हम थोड़ा सा एनालाइज करके देखते हैं कि हम ये कैसे कह सकते हैं। हम ये कहते हैं कि लाइट की स्पीड, लेट्स से एक हमने इंटरफेस लिया XY, जिसमें यहां पे ग्लास है, यहां पे वाटर है। जब लाइट ग्लास से आके वाटर में जाती है तो लाइट की स्पीड ग्लास में कितनी होती है? उसको हम SG से रिप्रेजेंट कर देते हैं। स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास इज रिप्रेजेंटेड बाय SG। कितनी होती है लाइट की स्पीड? इट इज 2 इंटू 10⁸ मीटर्स पर सेकेंड। और वहीं लाइट की स्पीड वाटर में कितनी होती है? स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर इज 2.25 इंटू 10⁸ मीटर्स पर सेकेंड। सो जो चेंज आया तो हम यहां लिखते हैं चेंज इन स्पीड। जो चेंज इन स्पीड है वो कितना है? हम देख सकते हैं, इसको और इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए एंड यू विल फाइंड इट इज 0.25 इंटू 10⁸ मीटर्स पर सेकेंड। या जस्ट चेंज को लिखते हैं, यूनिट को भी नहीं लिखते। कितना चेंज आया? 0.25 इंटू 10⁸। मतलब यहां पे लाइट की स्पीड 2 थी, यहां पे 2.25 हो गई, बस इतना सा डिफरेंस हुआ है। कब? जब ग्लास से वाटर में ट्रेवल करती है। चलिए देखते हैं कि अगर यही लाइट रे ग्लास से एयर में जाती है तब क्या होता है? तो लाइट रे कुछ इस तरह से आएगी, इंसिडेंस हुई और इस तरह से हम मान लेते हैं चली गई। डायरेक्शन आप कहीं पे भी मान सकते हैं कि कैसी भी चलेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, हम उसको समझेंगे कि डायरेक्शन एक्चुअली किस तरफ होनी चाहिए लाइट की। ऐसी आ रही है तो ऐसी जानी चाहिए या ऐसी जानी चाहिए, हम इस चीज को थोड़ी देर में समझने की कोशिश करेंगे। बट फॉर टाइम बिंग हम मान सकते हैं कि लाइट रे ऐसी आई और ऐसी चली गई और यहाँ पे ऐसी आई और ऐसी चली गई, कोई इशू नहीं। सो स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास इज SG विच इज 2 इंटू 10⁸ meters per second. And speed of light in air is SA is 3 into 10⁸ meters per second. तो चेंज कितना हुआ? हम लिख देंगे चेंज इज 1 into 10⁸। मतलब यहां लाइट की स्पीड 2 थी, यहां पे आके 3 हो गई।
यहाँ पे 2 थी तो यहाँ सिर्फ 2.25 ही हुई। इट मीन्स इस इंटरफेस पे चेंज कम आया, इस इंटरफेस पे चेंज ज्यादा आया। सो हम ये देख सकते हैं कि लाइट जब भी रिफ्रैक्ट होगी तो जरूरी नहीं कि उसमें जो चेंज आने वाला है वो कांस्टेंट हो, वो चेंज वेरिएबल भी पॉसिबल है। तो अब ये जो चेंज है हम इसकी वजह से किस तरह से एनालाइज करें कि रिफ्रैक्शन कैसे होगा, हम क्या जान सकते हैं इस चेंज से। ये चेंज बहुत काम का है। तो चेंज जो ये लाइट की स्पीड में आ रहा है, इसके बेसिस पे हमने कुछ लॉज बनाए। हमने देखा था कि जब लाइट रिफ्लेक्ट होती है, रिफ्लेक्शन में पढ़ा था कि जब भी लाइट रिफ्लेक्ट होती है कुछ डेफिनेट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन होते हैं जिनको फॉलो करते हुए ही लाइट रिफ्लेक्ट होती है। तो उसी तरह से जब भी रिफ्रैक्शन होता है तो रिफ्रैक्शन के केस में भी लाइट में रिफ्रैक्शन के लिए कुछ लॉ होते हैं जो हमेशा फॉलो होते हैं। ऐसे ही नहीं हो जाता रिफ्रैक्शन कि लाइट आई टकराई और चली गई। इट्स नॉट लाइक दिस। यहां पे भी बिल्कुल लॉ जैसा हमने रिफ्लेक्शन में देखा था वैसे ही कुछ लॉज होते हैं जिन्हें हम कहते हैं लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। वो क्या थे? वो थे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, क्योंकि रिफ्लेक्शन हो रहा था। यहां पे आ गए लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, मतलब जब लाइट का रिफ्रैक्शन होगा तो कौन से लॉ फॉलो होंगे, लाइट किस तरह से रिफ्रैक्ट होगी, इस चीज को गवर्न करते हैं लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। सो हम समझने की कोशिश करेंगे लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, बट उसके पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट। एंड द कॉन्सेप्ट इज लाइक दिस कि हमने ये पढ़ा था कि लाइट इज अ रे। ओके, वी हैव स्टडीड कि लाइट इज अ रे। व्हाट वी हैव स्टडीड? हमने क्या पढ़ा है कि लाइट इज अ रे, लाइट एक रे होती। लेकिन कुछ साइंटिस्ट ऐसा कहते हैं कि लाइट एक रे नहीं होती, ये जैसी रे कैसी है ये ऐसी ट्रेवल करेगी। कुछ साइंटिस्ट कहते हैं कि लाइट एक रे नहीं होती, लाइट कुछ और होती है। वो कहते हैं कि लाइट जो होती है, लाइट इज अ वेव। कुछ साइंटिस्ट कहते हैं कि लाइट क्या होती है? एक रे होती है, ऐसी सीधी चली जाती है। कुछ साइंटिस्ट कहते हैं कि लाइट क्या होती है? एक वेव होती है, ऐसी कुछ चलने वाली, ऐसा ऐसा सांप जैसा, ऐसा यूं। आपने पढ़ा होगा लाइट वेव, पानी की वेव ऐसी चलती है यूं ऐसा करके, तो ये ऐसी चल रही है, दिस इज वेव। नाउ हमने कहा कि लाइट रे है, ऐसा समझ लिया, लेकिन कुछ ने कहा कि लाइट एक वेव है। अब क्यों कहा, इसके रीजन आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, जो 12th क्लास में जब इंटरफेरेंस आएगा, डिफ्रैक्शन आएगा, पोलराइजेशन, ये सब चीजें। बट इट इज नॉट आवर कंसर्न, अभी हमें उससे कोई मतलब नहीं। हम तो सिर्फ इतना याद रखते हैं कि ऐसे बाबा लोग थे, ओके, कुछ बाबा ने क्या कहा था कि ये रे होगी, कुछ बाबा ने बोल दिया कि नहीं ये तो वेव होगी, और कुछ बाबा तो कहते हैं कि ये दोनों होगी, कि ये रे भी होगी और ये वेव भी होगी। तो ऐसा कैसे पॉसिबल है कि एक ही चीज दो अलग तरीके से चल रही है? मतलब आप कह रहे हो कि एक सांप इस तरह से ट्रेवल कर रहा है, एक स्नेक जा रहा है, तो वही स्नेक जो है वो सीधा भी जा रहा है और टेढ़ा मेढ़ा भी जा रहा है, ऐसा कैसे पॉसिबल है? ओके, तो लेकिन उन्होंने कहा तो हम मान लेते हैं कि ठीक है चलो आपने कहा तो ये वेव है, ऐसा मान लिया। तो वेव की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं? वेव की कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर हम बात करें तो वेव के पास एम्पलीट्यूड होता है। एम्पलीट्यूड मतलब पानी की वेव जो होती है, आपने देखा होगा पत्थर फेंकेंगे, धीरे से पत्थर फेंकेंगे तो छोटी छोटी वेव्स बनेगी, आप जोर से पत्थर फेंकेंगे तो बड़ी बड़ी वेव्स बनेगी। तो ये जो पानी की बड़ी वेव्स बोले या छोटी वेव्स बोले, तो इट मीन्स पानी की सतह से जो वेव है वो कितना ऊपर जाती है, वो मैक्सिमम कितना ऊपर उठ पाती है, दैट विल बी द एम्पलीट्यूड। तो इसी तरह से यहां पे भी ओके। देन एम्पलीट्यूड के बाद वेव के पास होता है वेवलेंथ। व्हाट इज वेवलेंथ? अगर मैं मानता हूं कि एक वेव कुछ
ऐसी ट्रैवल करती है। तो आपने ये पढ़ा होगा कि ये जो टॉप होते हैं वेव के, इन्हें हम क्रेस्ट बोलते हैं, क्रेस्ट। और ये जो बॉटम होता है इसे हम ट्रो बोलते हैं। तो क्रेस्ट हो गया और ट्रो हो गया। ओके, सो वेवलेंथ क्या होती है? वेवलेंथ होती है एक क्रेस्ट से दूसरे क्रेस्ट तक का डिस्टेंस, मतलब डिस्टेंस बिटवीन टू क्रेस्ट, ऐसा आप याद रख सकते हैं। दिस इज द वेवलेंथ, और वेवलेंथ को हम लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। दिस इज द वेवलेंथ ऑफ लाइट या वेवलेंथ ऑफ दिस वेव। ये एक वेव है, हम सिर्फ इतना मान लेंगे कि एक वेव है और वेव ऐसी चलती है। वेव जो चलती है उसमें एम्पलीट्यूड होता है। एम्पलीट्यूड मतलब ये डिस्टेंस, इसका इस लाइन से, जो इसको बोलते हैं मीन लाइन, मीन पोजीशन, इस लाइन से ऊपर की तरफ कितना ये है डिस्टेंस है, दिस विल बी द एम्पलीट्यूड। ओके, वेवलेंथ क्या हो गई? दो क्रेस्ट के बीच में जो डिस्टेंस है वो होती है वेवलेंथ। हम सिर्फ इतना ही डिस्कस करेंगे, और फर्दर आपने लास्ट क्लास में पढ़ा होगा, मतलब जूनियर क्लासेस में लाइट के बारे में, आप सॉरी लाइट नहीं, वेव्स के बारे में आपने बहुत डीप में एक चैप्टर पढ़ा होगा साउंड्स में, जहाँ पे कंप्रेशन होता है, रिफ्रैक्शन, रेयर फ्रैक्शन होता है, और वेव कैसे बनती है, क्या होती है, क्यों होती है, ये सारी चीजें। तो जस्ट इट्स अ क्विक रिवीजन। वेवलेंथ हो गया, देन वेवलेंथ के बाद क्या होता है? एक टर्म होता है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या चीज है? किसी भी लाइट रे की फ्रीक्वेंसी क्या चीज है? फ्रीक्वेंसी मतलब, अगर फॉर एग्जाम्पल मैं यहां पे इस पॉइंट की बात करूं, तो मैं क्या करता हूं, मैं यहां पे ऐसे ये पॉइंट को होल्ड करके रखता हूं, इस पॉइंट की तरफ देखता हूं, तो नंबर ऑफ वेव्स जो कि एक सेकेंड में इस पॉइंट से पास हो जाएंगी, उन्हें हम कहेंगे फ्रीक्वेंसी। गेटिंग इट? कैसे? जैसे मान लीजिए कि आप एक बस स्टॉप पे खड़े, आपने ये देखा कि एक घंटे में 5 या 6 बसेस आप जिस बस स्टॉप पे खड़े हैं वहां से पास हो गई। पास हो गई मतलब एक बस आई, रुकी, पैसेंजर्स उतरे, चढ़े, चली गई। दूसरी बस आई, रुकी, सेम प्रोसेस, चली गई। तीसरी बस आई, रुकी, सेम प्रोसेस, चली गई। ऐसे करते करते एक घंटे में मैं मान लेता हूं कि लेट्स से 5 बसेस उस बस स्टॉप से पास हुई। मतलब जो बस आके रुकने का, पैसेंजर्स के उतरने का और चढ़ने का ये जो प्रोसेस है, ये बार बार रिपीट हुआ। तो इस प्रोसेस को, या इस नंबर ऑफ बसेस जो आ रही हैं, हम देखते हैं कि कितनी बार रिपीट होगा। तो ये प्रोसेस कुल 5 बार रिपीट हुआ। इट मींस उस बस स्टॉप पे बसेस के आने की फ्रीक्वेंसी इज 5। 5 बसेस पर आवर, हर एक घंटे में 5 बसेस आएंगी, अगले घंटे में भी 5 बसेस आएंगी। तो उसी तरह से ये वेवलेंथ के साथ भी होता है, इस वेव के साथ भी होता है कि एक अगर मैं पॉइंट होल्ड करके रखूं, ये ऐसा, ये वाला पॉइंट, इस पॉइंट से एक सेकेंड में कितनी वेव्स पास हो रही हैं, इसे हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी। 10 वेव पास हुई तो फ्रीक्वेंसी 10 है, 15 वेव पास हुई तो फ्रीक्वेंसी 15 है। ऐसे करके फ्रीक्वेंसी चेंज होती है। फ्रीक्वेंसी को हर्ट्ज में कैलकुलेट किया जाता है। ओके, बट दैट इज नॉट अवर कंसर्न। हमें सिर्फ इतना सा ही मानना है कि लाइट जो होती है उसके पास फ्रीक्वेंसी होती है, वेवलेंथ होती है, एम्पलीट्यूड होता है, और फाइनली होती है वेलोसिटी। लाइट रे में हमने देखा है वेलोसिटी होती है, ग्लास में जा रही है तो इस वेलोसिटी से ट्रेवल करेगी। वेलोसिटी कह लीजिए या स्पीड कह लीजिए, इट इज वन एंड द सेम थिंग, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इस स्पीड से ट्रेवल कर रही है, वाटर में जाती है तो इस स्पीड से हो जाती है, ग्लास में वापस इस स्पीड से, और पानी में एयर में इस स्पीड से। तो इट मींस लाइट क्या है? लाइट या तो एक रे है, या फिर एक वेव है, या फिर दोनों है। कभी कभी दोनों मतलब दोनों बिहेवियर देती है। हमें सिर्फ इतना ही मानना है कि लाइट ऐसी होती है, किसी बाबा ने कहा है ऐसा मान लीजिए। क्यों कहा है, कैसे कहा है, वो हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। सो फॉर टाइम बीइंग दिस इज द assumption, we can say this. Okay, this is something experimentally determined, but इतना हमें डीप में नहीं जाना. So you can note this. We will start further.
कि लाइट की स्पीड बदल जाती है। स्पीड जो बदलती है किसी मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने में कभी कभी ज़्यादा चेंज आता है, कभी कभी चेंज कम आता है, ऐसा भी हमने समझ लिया। सो इन सभी के बेसिस पे, इन सभी को क्लब करके हमने कुछ लॉ बनाए कि जब भी लाइट रिफ्रैक्ट होगी तो वहां पे कुछ लॉ फॉलो होंगे, जिन्हें हमने नाम दिया लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, जिन्हें हमने नाम दिया लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। कि रिफ्रैक्शन जब भी होगा कुछ लॉ डेफिनेटली फॉलो होंगे ही होंगे। सो द वेरी फर्स्ट लॉ इज, द वेरी फर्स्ट लॉ हम लिखते हैं, व्हेन refraction happens, frequency of light does not change. It means जब भी लाइट का रिफ्रैक्शन होगा तो उस लाइट की फ्रीक्वेंसी कभी भी चेंज नहीं होगी। ओके, हम इस चीज को समझें कैसे। लेट्स से दिस इज अ इंटरफेस एक्स वाई, दिस इज मीडियम 1, दिस इज मीडियम 2। जब लाइट रे मीडियम 1 से ट्रेवल करती हुई इस तरफ आ रही थी तो हमने क्या कहा था अभी कि लाइट जो है वो वेव भी हो सकती है, लाइट जो है वो रे भी हो सकती है। क्यों हो सकती है वो हमें नहीं पता, हमें तो बस बोला कि ऐसा मान लीजिए। जैसा आपको बोल दिया है कि मून को मून ही क्यों कहते हैं, ऐसा कोई सवाल पूछे या कोई पूछे कि टू को टू ही क्यों कहते हैं, तो इसके पीछे कोई जस्टिफिकेशन नहीं है कि टू को टू क्यों बोला गया। किसी ने बनाया था पुराने जमाने में, उसने सोचा था कि ये जो शेप दिखता है इसको टू बोला जाएगा, तो आपने टू बोल दिया। तो इसी तरह से अभी मान लेते हैं कि लाइट क्या है, एक वेव है। अब एक वेव के पास क्या होता है, वेव के पास वेवलेंथ होती है जिसको हम लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम मान लेते हैं कि क्योंकि लाइट रे इस वक्त मीडियम 1 में है तो मीडियम 1 में जो लाइट रे की वेवलेंथ है वो है लैम्डा 1। इसी तरह से मीडियम 1 में लाइट की कुछ फ्रीक्वेंसी भी होगी, उस फ्रीक्वेंसी को हम रिप्रेजेंट कर देते हैं f1 से, और फ्रीक्वेंसी के अलावा वेलोसिटी भी होगी जिसको हम v1 से रिप्रेजेंट कर देते हैं। इस इंसिडेंट लाइट का इस इंटरफेस पे अब रिफ्रैक्शन होने वाला है। रिफ्रैक्शन के बाद लेट अस से कि ये लाइट रे कुछ इस तरह से चली गई। तो रिफ्रैक्शन के समय लाइट के पास लैम्डा 1 वेवलेंथ थी, f1 फ्रीक्वेंसी थी और v1 वेलोसिटी थी। लेकिन लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन कहता है कि जब भी लाइट का रिफ्रैक्शन होगा उसकी फ्रीक्वेंसी में बदलाव नहीं होगा। अब हमने ये तो देखा है कि लाइट की जो स्पीड है, जो वेलोसिटी है वो बदल जाती है रिफ्रैक्शन के टाइम पे। इसका मतलब वेलोसिटी में तो बदलाव होगा भले ही फ्रीक्वेंसी में हो ना हो, और अगर वेलोसिटी में बदलाव हुआ तो वेवलेंथ में अपने आप बदलाव दिखाई देगा। सो वी विल से कि जब भी लाइट रे इस मीडियम 1 से इस मीडियम 2 में आई तो इसकी वेवलेंथ लैम्डा 1 से लेट अस से लैम्डा 2 हो गई, फ्रीक्वेंसी f1 से f1 ही रही, फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं आया, और वेलोसिटी v1 से v2 बदल गई। तो जब भी लाइट किसी भी इंटरफेस पे रिफ्रैक्ट होती है तो उसकी फ्रीक्वेंसी में कोई बदलाव नहीं आता, सिर्फ वेलोसिटी और वेवलेंथ बदल जाती है। सो फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट डज नॉट चेंज। इट मीन्स नीचे हम लिख देते हैं वेवलेंथ एंड velocity will change.
वेवलेंथ और वेलोसिटी में तो चेंज आएगा, भले ही फ्रीक्वेंसी में नहीं आए, कोई प्रॉब्लम नहीं। सो ऐसा कुछ पहला लॉ है, पहला लॉ ये सारी चीजें हमें कहता है। नाउ डिस्कस करते हैं दूसरा लॉ। ओके, नाउ फर्स्ट लॉ हमने समझ लिया, अब डिस्कस करते हैं सेकेंड लॉ। सेकेंड लॉ, ओके, सो नाउ डिस्कस सेकेंड लॉ। सेकेंड लॉ समझते हैं। सेकेंड लॉ के लिए हम ड्रॉ करते हैं सबसे पहले एक रिफ्रैक्शन का डायग्राम। सो लेट्स से दिस इज XY, this is the interface between two medium. This is say, let's say medium 1, medium 2। हम मान लेते हैं कि लाइट रे मीडियम 1 से आ रही है, स्ट्राइक करती है और मीडियम 2 में चली जाती है। अगर हम देखें तो दिस पॉइंट, ये जो पॉइंट हमें दिख रहा है, इसे लेट से हम नाम दे देते हैं P। दिस इज व्हाट हमने इसको डिस्कस किया था, दिस इज द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, कि लाइट रे इस पॉइंट पे आके टकराएगी। एंड जैसा हमने रिफ्लेक्शन में किया था कि जिस इंटरफेस पे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस जो था, उस पॉइंट पे हमने एक नॉर्मल ड्रॉ किया था, एक 90 डिग्री का एक लाइन ड्रॉ किया था। बिल्कुल सेम उसी तरह से हम इस इंटरफेस पे भी इस पॉइंट पे एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, एक नॉर्मल लाइन खींचेंगे। किस तरह से? सरफेस इज दिस इज द पॉइंट, तो इस सरफेस के परपेंडिकुलर आपको एक लाइन खींचना है, तो इस सरफेस के परपेंडिकुलर लाइन कुछ इस तरह से बन जाएगी। जिसे हम नाम दे देते हैं लेट्स से MN। दिस इज A, AP and PB। तो AP is the incident ray, PB is the refracted ray, and what is normal? Normal is MN. Normal is MN. So सेकेंड लॉ कहता है कि इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल lie in the same plane. What it says? Incident ray, refracted ray and normal lie in the same plane. मतलब लाइट अगर ऐसी आ रही है, टकरा के बिल्कुल इसी तरह से मूव कर जाएगी, ऐसी आई और ऐसी ही मूव कर जाएगी। मींस जो भी रिफ्रैक्शन होगा वो इस प्लेन में होगा। ऐसा हमने रिफ्लेक्शन के टाइम पे भी देखा था कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे जो होती थी वो एक ही प्लेन में लाई करती थी। इट मीन्स वो बॉल ऐसा टिप लेके ऐसी मूव करती थी, कभी भी ऐसा टिप लेके ऐसी नहीं जाती थी या ऐसी नहीं जाती थी। मीन्स वहां पे स्विंग नहीं होता था। तो सेम यहाँ पे भी होगा,
यहाँ पे जब लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी तो उसमें स्विंग बिल्कुल भी नहीं होगा। जो क्रिकेट बॉल में स्विंग होता है वो वाला स्विंग यहाँ पे नहीं होगा। यहाँ पे क्या होगा, जिस कतार में जिस लाइन में लाइट रे आई है उसी लाइन में उसी प्लेन में लाइट रे रिफ्रैक्ट हो जाएगी। यहाँ पे कोई भी स्विंग नहीं होगा। इसलिए हम कहते हैं कि ये तीनों रे जो होती हैं ये एक ही प्लेन में लाई करती हैं, इसका प्लेन चेंज नहीं होता। मीन्स लाइक दिस एंड दिस। ये अगर ऐसा हो रहा होता कि ये लाइट रे ऐसी टकरा के ऐसा बाहर की तरफ आ रही होती या बोर्ड के अंदर की तरफ जा रही होती तो हम कहते कि नहीं नहीं प्लेन बदल गया, लेकिन अभी प्लेन नहीं बदला। यू कैन सी दिस, यहाँ पे अभी कोई प्लेन चेंज नहीं हुआ, लाइट ऐसी आई और ऐसी कैसी चली गई। आप ये देखिएगा, जिन चीजों को आप 2D में ड्रॉ कर सकते हैं या कहे बोर्ड पे प्रॉपरली ड्रॉ कर सकते हैं, वो सभी ऑब्जेक्ट्स कैसे होते हैं, वो सेम प्लेन में होते हैं। तो ये लाइन और ये लाइन को हमने बड़ी आसानी से बोर्ड के ऊपर ड्रॉ कर लिया। इट मीन्स ये लाइट रेज एक ही प्लेन में लाई कर रही हैं। ओके, सो आई थिंक सेकेंड लॉ में कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा कि सेकेंड लॉ क्या कहना चाहता है। बिल्कुल सिंपल से लॉज हैं, कोई बहुत ज्यादा बड़ी चीज नहीं है। हम देख सकते हैं सेम यही लॉ हमने ऐसा रिफ्लेक्शन में पढ़ा था, तो हमें इसको एक्स्ट्रा याद करने की जरूरत नहीं। आप सिर्फ वो वाला लॉ याद रखें और इसको इस तरह से याद रखें। ओके, सो इन एग्जाम यू कैन राइट इट लाइक दिस एंड दिस ऑल्सो, समथिंग लाइक दिस। अगर इस तरह से आप बनाएंगे, इस तरह से लिखेंगे, सो यू कैन गेट गुड मार्क्स। ओके, नाउ लेट अस डिस्कस द थर्ड लॉ। थर्ड लॉ इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है थर्ड लॉ। चलिए तो थर्ड लॉ समझने की कोशिश करते हैं। थर्ड लॉ सेज at any point of time the product of sine of angle of incidence, the product of sine of angle of incidence and refractive index is constant। मतलब थर्ड लॉ कहना चाहता है कि एक लाइट रे के लिए उसके एंगल ऑफ इंसिडेंस और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो प्रोडक्ट है वो हमेशा कांस्टेंट होता है। इट मींस अगर एक लाइट रे ट्रेवल कर रही है, जैसे इस समय यहाँ पे ऐसी लाइट रेज बहुत सारी ट्रेवल कर रही हैं, तो मैं किसी भी लाइट रे को अगर पकड़ के मैं ये देखूंगा कि उसका जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, एंगल ऑफ इंसिडेंस मतलब जिस एंगल पे वो ट्रेवल कर रही है, उसका एंगल ऑफ इंसिडेंस और यहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो प्रोडक्ट है वो हमेशा कांस्टेंट होगा, उसमें कभी भी चेंज नहीं आएगा। मींस ऐसा कुछ कि n इंटू साइन ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू अ कांस्टेंट। अगेन दिस इज अ लॉ, दिस लॉ इज डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली। किसी ने एक्सपेरिमेंट किया था और एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे ये लॉ को नाम दे दिया था कि ये ऐसा लॉ है। जिस बंदे ने एक्सपेरिमेंट किया था, जिस साइंटिस्ट ने, जिस बाबा ने एक्सपेरिमेंट किया था, उन बाबा का नाम था स्नेल, SNELL। तब से इस लॉ को कहा जाता है स्नेल्स लॉ। क्योंकि स्नेल्स ने दिया था, स्नेल ने दिया था, तो स्नेल के नाम पे पड़ गया स्नेल्स लॉ। स्नेल ने ये कहा कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है और एंगल ऑफ इंसिडेंस है उसका जो प्रोडक्ट है वो हमेशा कांस्टेंट होगा। कांस्टेंट होगा मतलब एक ही वैल्यू होगी, उसकी वैल्यू बदलेगी नहीं। इन दोनों का प्रोडक्ट जो है उसकी वैल्यू कभी भी बदलेगी नहीं, ये हमेशा सेम होगी। तो उसने क्या कहा कि अगर ये एक इंटरफेस है, लेट्स से XY,
इस XY पे अगर आप एक लाइट रे को इंसिडेंट कराते हो कुछ इस तरह से, तो ऊपर हम मान लेते हैं कि मीडियम 1 है, नीचे हम मान लेते हैं कि मीडियम 2 है। नाउ लाइट इंसिडेंट हुई, उसके बाद रिफ्रैक्ट होगी, समथिंग लाइक दिस, ऐसा कुछ लाइट में रिफ्रैक्शन होगा। इस रिफ्रैक्शन के बाद इस पॉइंट पे एक नॉर्मल ड्रॉ होगा। नॉर्मल बनाने के बाद हम देख सकते हैं नॉर्मल और इंसिडेंस रे के बीच का जो एंगल है, दिस इज नोन एज एंगल ऑफ इंसिडेंस, जिसको हम आई कहते हैं। और नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे के बीच का जो एंगल है उसे हम कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन या फिर आर। अगर हम ध्यान से देखें तो लेट्स से ऊपर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 है, नीचे का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2 है। ऐसा मैंने मान लिया कि मीडियम 1 जो है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है n1, मीडियम 2 जो है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है n2। सिंपल। नाउ n1 एंड n2 आर व्हाट? रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस। सो अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ, जो स्नेल ने बातें कही उसके अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं कि इस सरफेस पे, इस पॉइंट P पे रिफ्रैक्शन हो रहा है। लेकिन अगर मैं इस सरफेस के ऊपर देखता हूं तो ऊपर मुझे दिखेगा ऊपर मुझे दिखेगा कि ये नॉर्मल है, ये इंसिडेंस रे है, और यहां पे एक एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर्म हो रहा है जिसे हमने कहा आई, और इस मीडियम में फॉर्म हो रहा है। कौन सा मीडियम? मीडियम 1 में। क्या ये मीडियम 2 में चली गई लाइट? नहीं। जब पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे लाइट टकराती है, जिस पॉइंट पे इंसिडेंस होता है उस पॉइंट के जस्ट ऊपर अगर आप देखेंगे तो मीडियम 1 है, और जस्ट नीचे अगर आप देखेंगे तो मीडियम 2 है। तो इट मींस अगर इस सरफेस पे, इस पॉइंट पे हम ध्यान से देखें तो मीडियम 1 कहां है? इसके जस्ट ऊपर। तो जो मीडियम 1 है, मीडियम 1 में इंसिडेंस एंगल इज आई, और मीडियम 1 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज n1। फॉर मीडियम 1 आई विल राइट कि n1 sin I, this is the product of refractive index and angle of incidence. So medium 1 में जो एंगल ऑफ इंसिडेंस और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो प्रोडक्ट है उसका वैल्यू कितना हुआ? n1 इंटू साइन आई। सिमिलरली इस पॉइंट के जस्ट नीचे, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस के जस्ट नीचे हम देखें तो यहां पे मीडियम n2 शुरू हो जाता है। मीडियम n2 शुरू हो गया और वहां पे जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बन रहा है वो कुछ इस तरह से बन रहा है। दिस इज ऑल्सो नोन एज एंगल ऑफ इंसिडेंस। हम इसे एंगल ऑफ इंसिडेंस भी कह सकते हैं। हम इसे एंगल ऑफ इंसिडेंस कैसे कह सकते हैं? देखिए, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है, ऐसा हमने अभी डिफाइन कर दिया कि जो नॉर्मल है इसके रिस्पेक्ट में हम इसे एंगल ऑफ इंसिडेंस कहेंगे और इसे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कहेंगे। ऐसा जरूरी नहीं है, आप चाहें तो ये सरफेस XY जो सरफेस है इसके बेसिस पे भी एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन डिफाइन कर सकते हैं। लेकिन स्नेल ने जो बात कही थी, स्नेल ने ये कहा था कि जब भी आप एंगल ऑफ इंसिडेंस कैलकुलेट कर रहे हो तो जो आप फ्रेम ले रहे हो, जो आप लकीर ले रहे हो, जो आप लाइन अज्यूम कर रहे हो वो लाइन सेम हो। जैसे कि अगर मान लीजिए कि ये XY इंटरफेस है, मैंने एंगल ऑफ इंसिडेंस कैलकुलेट करते समय नॉर्मल और इंसिडेंस रे के बीच के एंगल को लिया। लेकिन अगर मैं ऐसा कर दूं कि जब मैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कैलकुलेट कर रहा हूं तो मैं XY और रिफ्रैक्टेड रे के बीच में लूं, मतलब कहीं ये वाला एंगल ले लूं, कहीं ये वाला एंगल ले लूं, दिस वन, तो ये चीज गलत हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इस मीडियम में तो हमने नॉर्मल के रिस्पेक्ट में नापा एंगल ऑफ इंसिडेंस, लेकिन इस मीडियम में हमने इस इंटरफेस के रिस्पेक्ट में एंगल ऑफ इंसिडेंस नाप दिया, तो ये तो चीटिंग हो गई, ये गलत बात है। सो इसीलिए हम क्या करेंगे, हम सिर्फ एक ही लाइन को मानेंगे। एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर आपको नापना है तो हमेशा आप नॉर्मल के रिस्पेक्ट में नापिए, नॉर्मल से देखिए। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन अगर आपको नापना है तो उसे भी आप हमेशा नॉर्मल के रिस्पेक्ट में ही देखिए, नॉर्मल के संबंध में ही देखिए। ओके, सो अगर इस मीडियम की बात करें तो इस मीडियम में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? n2। साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस
अच्छा, यहां पे एंगल ऑफ इंसिडेंस कौन सा हुआ? यहां पे एंगल ऑफ इंसिडेंस हुआ ये r। आप देख सकते हैं नॉर्मल के साथ जो भी एंगल बनाएगा वो होगा हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस। सो इट मीन्स इस मीडियम के लिए अगर मैं स्नेल की बात मानूं तो स्नेल की बात मानते हुए मैं लिखूंगा कि n2 sin r, क्या लिखूंगा? n2 sin r। ठीक है, तो हमने दोनों मीडियम में स्नेल की बात मान के प्रोडक्ट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस को लिख दिया। आगे क्या करें? अब स्नेल ने बोला कि नहीं, ये दोनों जो हैं ये कांस्टेंट है, ये चीज कभी भी नहीं बदलती, इसकी जो वैल्यू है वो कभी भी नहीं बदलती, ऐसा उसने कहा। तो इट मीन्स ये इसका जो वैल्यू होगा और इसका जो वैल्यू होगा, ये वैल्यू दोनों सेम होंगे, इन दोनों वैल्यू में कोई चेंज नहीं आने वाला। सो आई विल राइट कि n1 sin i is equals to n2 sin r. What is this? This is n1 sin I into n1 sin r. It means product of angle of incidence and refractive index of first medium is equal to product of angle of incidence या फिर कहे angle of refraction and refractive index of the second medium. So I will say this is a valid expression. ये चीज जो लिखी है ये स्नेल की बात मान के सही लिखी है, स्नेल ने बोल दिया इसलिए हमने लिख लिया। अब जो मेहनत स्नेल ने की थी उस समय एक्सपेरिमेंटली इस चीज को डिटरमाइन करने की, वो हम तो नहीं करने वाले, तो हम तो ठीक है बात मान ली आपकी, जैसा स्नेल ने बोला वैसा वैसा हमने लिख दिया। अगर इसको हम घुमाए कैसे, कुछ टर्म्स को इधर उधर करें, तो हम ये देखेंगे कि साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल्स टू n2 upon n1. Now what is n2 upon n1? Can I write n2 upon n1 is equals to refractive index of medium 2 with respect to refractive index of medium 1? Is it true कि n2 upon n1 को मैं ऐसा लिख सकता हूं? Yes, definitely, क्योंकि हमने अभी रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कॉन्सेप्ट पढ़ा है और उसमें यही चीज पढ़ी। सो स्नेल्स का जो लॉ है वो एक्चुअल में ये कहता है कि जब भी लाइट मीडियम 1 से मीडियम 2 में ट्रेवल कर रही है, सो रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस और साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन विल बी इक्वल्स टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 with respect to refractive index of medium 2. This is, so this law is very important. क्यों? Because ये law जो होता है, ये law एंगल ऑफ इंसिडेंस और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बीच में एक रिलेशन देता है। अच्छा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो कभी चेंज नहीं होने वाला, पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वही रहेगा, वाटर का एयर का वही रहेगा, ग्लास का वही रहेगा, अचानक से तो चेंज नहीं होगा। हाँ, आप उसमें मिट्टी डाल दो तो अलग चीज है, लेकिन अभी हम कुछ नहीं डाल रहे, जो पानी जैसा है वो वैसा ही है। सो अगर पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं बदल रहा, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं बदल रहा, लेकिन एंगल ऑफ इंसिडेंस तो बदल सकता है। कैसे? आपने लाइट को इस वक्त ऐसा इंसिडेंस कराया, आप इसको ऐसे की जगह ऐसा इंसिडेंस करा दो, ऐसा इंसिडेंस करा दो, तो आप इस एंगल ऑफ इंसिडेंस को यहां से लेके यहां तक कितना भी बदल सकते हो, कितना भी चेंज कर सकते हो, लेकिन फिर भी ये रिलेशन होल्ड करता है। ये रिलेशन होल्ड करता है, इट मींस जो ये n2 और n1 है ये दोनों कांस्टेंट है, तो n2 अपॉन n1 का जो वैल्यू है वो हमेशा कांस्टेंट होगा। तो साइन आई अपॉन साइन आर एक कांस्टेंट हो गया, ऐसा हम कह सकते हैं। ओके, आई रिपीट, n2 इज अ कांस्टेंट, n1 इज अ कांस्टेंट, मतलब n2 अपॉन n1 भी एक कांस्टेंट है। कांस्टेंट मतलब एक ऐसी चीज जिसकी वैल्यू कभी नहीं बदलने वाली, लेकिन साइन ऑफ आई वेरिएबल है।
साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस वेरिएबल है। क्यों? क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस खुद वेरिएबल है। एंगल ऑफ इंसिडेंस यहां से लेके यहां तक कुछ भी हो सकता है। तो क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस वेरिएबल है, इसीलिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी वेरिएबल है। तो n1 और n2 कांस्टेंट हो गए, तो इसका मतलब n2 अपॉन n1 एक कांस्टेंट हो गया, लेकिन साइन आई और साइन आर वेरिएबल है। सो ये इस लॉ की ब्यूटी है कि आप एंगल को, मतलब इंसिडेंस लाइट को, इंसिडेंस एंगल कुछ भी बनाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, रिफ्रैक्शन एंगल उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट हो जाएगा, और एडजस्ट होने के बाद अल्टीमेटली हमेशा ये चीज होगी या फिर ये चीज होगी कि n1 साइन आर साइन आई इज इक्वल टू n2 साइन आर, ये चीज हमेशा होगी। एंगल ऑफ इंसिडेंस कुछ भी हो, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन उसके अकॉर्डिंगली एडजस्ट हो जाएगा कि ये एक्सप्रेशन होल्ड हो, कि ये एक्सप्रेशन हमेशा सत्य हो, हमेशा सच हो। ऐसा होने के लिए ये आप कितना भी वेरी कर लो, कुछ भी कर लो, आप इसको नहीं छेड़ सकते, ये अपने आप चेंज होगा। आपने ये चेंज किया, ये चेंज हो जाएगा। मैंने ऐसा टॉर्च लेके ऐसा मैं लाइट यहां से फेंक रहा हूं, तो लाइट ऐसी जाएगी तो ऐसी चली जाएगी, थोड़ा सा इधर करूंगा तो अलग डायरेक्शन से चली जाएगी। सो दिस इज सिंपली व्हाट स्नेल्स लॉ वांट्स टू से। दिस शोज अ रिलेशन बिटवीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड एंगल ऑफ इंसिडेंस। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है, क्योंकि ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जैसी चीज को, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने देखा कि इट्स क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये जस्ट एक टर्म है, हमने बनाया, जो हमने खुद बनाया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक टर्म, जो हमें लाइट की स्पीड को कंपेयर करने में हेल्प करता है, हमें ये पता लगाने में मदद करता है कि कौन सा मीडियम ज्यादा ट्रांसपेरेंट है, मतलब रेयर है, और कौन सा मीडियम डेंस है। सेम चीज यहां पे भी है। ओके, सो दीज आर द 3 डिफरेंट लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, यू कैन नोट दिस। ओके, सो वी हैव स्टडीड द लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, हमने इसको समझ लिया है। नाउ इसके बेसिस पे हम क्या कंक्लूजन्स निकाल सकते हैं, हमें ये किस तरह से हेल्प करेंगे। मेनली जो हेल्प करेगा वो ये वाला लॉ हेल्प करेगा। तो कौन सा लॉ कितना हेल्प करेगा, कैसे हेल्प करेगा, हम इस चीज को समझने की कोशिश करेंगे इन द नेक्स्ट क्लास। ओके, थैंक यू फॉर टुडे।